साथियों को। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदियों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा टॉपिक जो है वो राजस्थान का अपवाह तंत्र चल रहा है, राजस्थान की नदियां चल रही है, और इसी के क्रम में हमने राजस्थान के आंतरिक अपवाह क्रम और राजस्थान के अरब सागरीय अपवाह क्रम की नदियों को पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हमारा अंतिम और एक बड़ा जो अपवाह क्रम है वो है बंगाल की खाड़ी का अपवाह क्रम। वो बचा हुआ है और आज उसको हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो नदियाँ राजस्थान से निकलकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि राजस्थान से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी भारत के जो इस भाग में जो नदियाँ गिरेंगी इस भाग में, ठीक है, वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह क्रम की नदियाँ रहेंगी। ठीक है, चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं और पहली नदी के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो वो पहली नदी हमारी रहेगी चंबल नदी। चंबल नदी नदियों के परिप्रेक्ष्य से बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान में। ठीक है, तो चलिए राजस्थान में इस नदी को पढ़ते हुए हम इसके पहले उपनामों की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान को चमरणवती, चमरणवती, कामधेनु, नित्यवाहिनी, बारहमासी और मालव गंगा कहा जाता है। ठीक है, बारहमासी नदी देखिए पूर्णतः 12 महीनों में बहती है नदी है। नित्यवाहिनी हमेशा बहने वाली। ठीक है, कामधेनु, चलिए इसका उद्गम जो है जनापाव पहाड़ी, विंध्याचल श्रेणी, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश से होता है। कहाँ से होता है? जनापाव पहाड़ी है, विंध्याचल श्रेणी में आती है, इंदौर जिला है और मध्य प्रदेश से ये आती है। देखिए आपको पता है कि विंध्याचल श्रेणी है वो मध्य प्रदेश से जैसे गुजरती है। ठीक है, चलिए प्रवाह, इसका प्रवाह मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और इसके बाद ये चली जाती है यूपी में। ठीक है, इसको देखिए हम यहाँ से, मैं इस नदी को बना दे रहा हूँ यहाँ आपके लिए। ये देखिए यहाँ से ये नदी आती है और यहाँ से आते हुए ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर से होते हुए ये यूपी में चली जाती है। यहाँ देखिए, ये देखिए ये यहाँ से यूपी में चली जा रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यूपी में ये आगरा के निकट यमुना में मिल जाती है। आगरा के पास जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, चंबल नदी में जो 84गढ़ है, चंबल नदी जो है राजस्थान में 84गढ़ से प्रवेश करती है। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ का ही एक भाग है, चित्तौड़गढ़ में ही आता है 84गढ़, वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और आपको मैंने कल बताया था कि माही नदी खांडू गाँव बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। ठीक है, इस नदी पर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। रावत भाटा मैंने आपको पहले भी बताया था कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, रावत भाटा में क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है ना, ये चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ, और राणा प्रताप सागर बांध जो है सर्वाधिक जल भंडारण क्षमता वाला बांध है राजस्थान का। कि राजस्थान में सर्वाधिक जल भंडारण जो क्षमता है वो किस बांध की है? तो राणा प्रताप सागर बांध की रहेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए एक नदी का नाम दिया गया है बामनी नदी, बामनी। ठीक है, बामनी नदी भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में मिल जाती है और चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, इसकी ये चूलिया जलप्रपात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और चंबल नदी पर राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है। हैंगिंग ब्रिज यानी कि लटकता हुआ पुल इसे हम कह सकते हैं। और हैंगिंग ब्रिज कहाँ है? कोटा जिले में है। ठीक है, ये देखिए राजस्थान का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है, इसकी जो ऊंचाई है वो 18 मीटर है। ठीक है, चले अब देखिए राजस्थान में चंबल के बारे में छोटी सी बातें हैं। ये चंबल के बारे में कुछ बातें यहाँ पर की गई है। जैसे चंबल की कुल लंबाई कितनी? 1051 किलोमीटर, और राजस्थान में ये मात्र 322 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य ये 241 किलोमीटर की सीमा बनाती है। राजस्थान में मध्य प्रदेश में चंबल के बाद पार्वती दूसरी नदी है जो मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा बनाती है। ठीक है ना, जल सीमा। चलिए सहायक नदी देखिए इसकी कौन कौन सी है? बनास, काली सिंध, पार्वती, परवन, आहू, मेज, आलनिया, चाकण, चंद्रभागा। ये पाकण नहीं है, चाकण है, चाकण नदी है, चाकण, चाकण। ठीक है, ब्रह्माणी या ब्राह्मणी, काली सिंध, छोटी काली सिंध। ठीक है, काली सिंध भी है और छोटी काली सिंध भी है। ठीक है, चलें आगे देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना। इस परियोजनाओं से कई बार प्रश्न आए हुए हैं। परियोजनाएं देखिए, पहली परियोजना चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य है। इसके अंतर्गत 4 बांध आते हैं। पहला बांध है गांधी सागर बांध, भानपुरा मंदसौर एमपी में। दूसरा बांध है राणा प्रताप सागर बांध, कनाडा के सहयोग से इसमें क्या है कि परमाणु विद्युत गृह स्थापित किया गया राणा प्रताप सागर बांध।
कहाँ है राणा प्रताप सागर बांध? अभी हमने बात की है राणा प्रताप सागर बांध, देखिए रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और परमाणु का नाम आते ही रावत बाटा चित्तौड़गढ़ का नाम आना चाहिए, और रावत बाटा चित्तौड़गढ़ का नाम आते ही राणा प्रताप सागर बांध का नाम आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए जवाहर सागर बांध कोटा में है, और कोटा बिराज बांध भी कोटा में, लेकिन ये बांध केवल सिंचाई के लिए ही प्रयुक्त होता है। चंबल नदी के किनारे कोटा, रावत बाटा व केशव राय पाटन नगर बसे हुए हैं। इस केशव राय पाटन की कोई विशेषता मैंने आपको करवाई है, जैसे ऑफलाइन क्लास में भी मैंने कई बार करवाई है, स्कूल में करवाई है, और देखिए जो भी कोई करवाई है ना, इसके बारे में आप मेरे को अभी कमेंट में बताओगे केशव राय पाटन किस लिए प्रसिद्ध है। केशव राय पाटन, ठीक है। हाँ, किसी फसल के लिए प्रसिद्ध है, किसी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। चंबल नदी सर्वाधिक अपरदन करती है, सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। इसको देखिए आप याद कीजिए, भौतिक प्रदेशों में हमने पढ़ा था, बीहड़ प्रदेश, उत्खात भूमि, बेडलैंड, ट्रोपोलॉजी जिसे कहा जाता है, ठीक है। ये अवनालिका अपरदन करती है। क्या करती है अवनालिका अपरदन? क्या होते हैं, देखिए जैसे कि ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ से एक नदी आई और इस नदी क्षेत्र ने यहाँ की मिट्टी को, पहाड़ों को, और यहाँ पे क्या काट दिया, बीच बीच में से काट दिया है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ से ये नदी गुजरेगी वहाँ पर एक नलिका टाइप में एक जैसे निर्माण कर देती है, तो उसे कहते हैं अवनालिका अपरदन, मिट्टी का अपरदन कर देती है, ठीक है। और इस अवनालिका अपरदन को कहा जाता है बीहड़ प्रदेश। और बीहड़ों में मैंने आपको बताया था कि डाकू रहते हैं, बीहड़ों में उत्खात भूमि होती है, अनुपजाऊ भूमि होती है, ठीक है। चलिए, इसके किनारे चंबल अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इसके किनारे हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य इसके किनारे है, जो चित्तौड़गढ़ में है, और बैंसरोड़गढ़ अभ्यारण्य वो भी चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। चलिए आगे बात करें, दूसरी अगली जो नदी है वो है बनास नदी, बनास, ठीक है, बनास नदी। इस बनास नदी की अगर मैं बात करूं तो बनास नदी का उपनाम वर्णाशा, वशिष्ठी और वन की आशा यानी कि जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है इसको। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है, और प्रवाह राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में होता है, ठीक है। सहायक नदियाँ देखिए बांडी, बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, ढूंढ, डाई, चंद्रभागा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, बनास नदी टोंक जिले में सर्पाकार चलती है, यानी कि इस प्रकार से चलती है टोंक जिले में, ठीक है। और इस पर कुछ त्रिवेणी संगम है। त्रिवेणी संगम क्या होता है कि तीन नदियों के मिलने का समय, जैसे एक नदी यहाँ से आती है, और दूसरी जो कोई नदी है वो यहाँ से आती है, और तीसरी जो कोई नदी है वो मैं यहाँ से इसको यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये संगम बनेगा इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम। और दो नदियों का जो संगम होता है उसे कहते हैं द्रोणी, ठीक है। और दो नदियों के मध्य का स्थान जो होता है उसे कहते हैं दोआब क्षेत्र। जैसे ये नदी, यहाँ पर एक नदी है और इसके साथ ही कोई दूसरी नदी यहाँ पर मैं चला दे रहा हूँ, और इन दोनों के जो ये मध्य का भाग, ये जो भाग रहेगा इसे कहेंगे दोआब क्षेत्र, ठीक है। जैसे पंजाब क्षेत्र कहते हैं, तो पंजाब में 5 नदियां हैं और 5 नदियों के मध्य के क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। देखिए इसमें कौन कौन से क्षेत्र, जैसे एक क्षेत्र है राजमहल टोंक। राजमहल टोंक में बनास, डाई और खारी नदी, एक तो है बनास, एक है डाई, एक है खारी नदी। ये तीनों नदियाँ मिलकर क्या बनाती है, एक त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है। एक है रामेश्वर, रामेश्वर, चंबल, बनास और सीप, चंबल, बनास और सीप, ठीक है। इसके बाद बिंगोद, बिंगोद, भीलवाड़ा, चंबल, बेड़च और मेनाल, चंबल, बेड़च, मेनाल, ठीक है। चलिए, बनास नदी पर कुछ बांध बने हुए हैं। जैसे पहला बांध है बिसलपुर बांध, राजस्थान का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व है ये। कंजर्वेशन रिजर्व, जब हम आगे चलकर उनकी वन और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे विस्तार से, जब वन और वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे तब इस कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में बात करेंगे। और कंजर्वेशन रिजर्व कब बना था, 2008 में बना था ये। और देखिए बिसलपुर बांध राजस्थान का सबसे बड़ा कंक्रीट निर्मित बांध है, सबसे बड़ा बांध है ये कंक्रीट का, और यह एक पेयजल परियोजना है बिसलपुर बांध, ठीक है। चलिए, इसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। नंद समंद बांध राजसमंद में है। राजसमंद की जीवन रेखा इसको कहा जाता है, राजसमंद की क्या कहा जाता है, इसको जीवन रेखा कहा जाता है। मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़ में है, और मातृकुंडिया नामक स्थान को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। आप मेरे को कमेंट में बताइए इस मातृकुंडिया में किसका मेला बढ़ता है, किसका मेला बढ़ता है मातृकुंडिया में, और किस तिथि को मेला बढ़ता है। 2 चीज़ें बताएंगे, एक तो तिथि और एक मेला किसका बढ़ता है, ठीक है। तिथि और उस देवता या देवी या किसी लोक संत का नाम आप मुझे बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, अब एक नदी, अब ये जो नदी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि ये नदी 2 प्रदेशों में हम पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे आंतरिक और एक हम पढ़ेंगे
बंगाल की खाड़ी, ठीक है। अब इनको दो में पढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए ये नदी जो है ना, ये एक तो जैसे 2012 में ये नदी रुंडित हो गई, यानी कि ये नदी 2012 में विलुप्त हो गई थी, ठीक है। वैसे पूर्णतः विलुप्त नहीं हुई है, जैसे पहले ये नदी जो है वो विराट की पहाड़ी जयपुर से निकलती थी और जो ना जैसे इसमें मिल जाती थी, यमुना नदी में मिल जाती थी, ठीक है। यमुना नदी मिल जाती थी, यूपी तक चली जाती थी ये। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये भरतपुर तक किसी जाकर केवलादेव घनापक्षी विहार जो है भरतपुर, वहाँ तक जाकर ये विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको अंतर्प्रवाही नदियों में रखा जाता है। और बंगाल की खाड़ी जो प्रवाह क्रम की नदी है उसमें भी इसको रखा गया था। चलिए इसके मैं नाम दे देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए ना कि ये किस प्रवाह क्षेत्र की नदी है, तो वर्तमान में तो ये आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है, लेकिन 2012 के बाद ये 2012 के बाद ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, और 2012 से पहले अगर इसके बारे में पूछा जाए तो ये बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम की नदी थी, ठीक है। इसके उपनाम देखिए, ताला नदी, रुंडित नदी, अर्जुन की गंगा, ठीक है। और ये मेड़गांव की पहाड़ी, बैराठ जयपुर। इस बैराठ का मैंने आपको बताया था पहले कि जिक्र महाभारत काल में, जनपद काल में, इनमें भी इनका जिक्र होता है, विराटनगर के नाम से जिक्र होता है, आप पढ़ना थोड़ा इसको, ठीक है। और देखिए 2012 में इस बाणगंगा नदी को रुंडित नदी का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि 2012 में ये विलुप्त होने के कगार पर चली गई थी, विलुप्त हो गई थी लगभग। भरतपुर में घनापक्षी विहार से, घनापक्षी उद्यान से गुजरती है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, इस नदी पर अजान बांध बना हुआ है जिससे घना राष्ट्रीय उद्यान में जलापूर्ति होती है। घना राष्ट्रीय उद्यान, घनापक्षी विहार को कहा जाता है घना राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1903 में राम सिंह सेकंड ने इस नदी पर रामगढ़ बांध बनाया जो जयपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति करता है, ठीक है। कनोता बांध जयपुर इस नदी पर प्रसिद्ध है, बाणगंगा नदी पर स्थित है, और जो मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक मछली राजस्थान में इसी बांध पर पकड़ी जाती है, ठीक है। देखिए ये देखिए, राजस्थान की दूसरी नदी है जो अपना जल यमुना तक ले जाती थी, परंतु वर्तमान में यह नदी घनापक्षी विहार तक आकर विलुप्त हो जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये देखिए, ये मैंने बता दिया है आपको, यहाँ से चलती थी, यहाँ तक आते, अब ये यहाँ तक आती है, और इसके बाद में ये मैंने रुंडित कर दी है इसको, ठीक है। चलिए, इस नदी के समानांतर कालीखो पहाड़ी स्थित है जहाँ पर मीणा व गुर्जर जाति के लोग निवास करते हैं। ये स्पेसिफिक है, ये जाति जो स्पेसिफिक यही जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं कालीखो पहाड़ी पर, लगभग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। आप इतिहास में पढ़ेंगे कि जो जयपुर जो है, आमेर जो है, जयपुर जो है, आमेर या गेटौर जो है, वो मीणाओं और गुर्जरों से जीता था। तेजकरण दुल्हे राय तेजकरण की अगर मैं बात करूँ उसने, ठीक है, जो मध्य प्रदेश साइड से आया था और यहाँ आके उसने मीणाओं और गुर्जरों को हराया, और उसके बाद में आमेर की स्थापना की। ये हम पढ़ेंगे उसमें, इतिहास में पढ़ेंगे, जयपुर का इतिहास जो चलेगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, बाणगंगा नदी के किनारे बैराठ सभ्यता स्थित है, बैराठ सभ्यता, ये सभ्यताओं में पढ़ेंगे, बिल्कुल सभ्यताओं के में। अब ये देखिए, यह नदी बंगाल की खाड़ी व आंतरिक प्रवाह क्रम दोनों की है। वर्तमान में ये आंतरिक प्रवाह की और पूर्व में ये बंगाल की खाड़ी प्रवाह क्रम का भाग थी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बेड़च नदी। अभी देखिए, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाइक नहीं किया है वीडियो को पूरा, ठीक है। कमेंट आपके आते नहीं हैं, आप लाइक नहीं करते हो, तो आप देखिए ये थोड़ा कर दिया करो ना, आपके लिए इतनी मेहनत लग रही है, ये बहुत मेहनत लगती है इसमें। पहले इसके नोट्स बनाए जाते हैं, उसके बाद इसको रिकॉर्ड किया जाता है, और उसके बाद अपलोड किया जाता है, तो बहुत मेहनत और टाइम लगता है इसमें, तो थोड़ा लाइक आप कर दिए करें हैं। चलें, इसके बाद देखिए, आयड या बेड़च नदी, इसका उपनाम एक ही है, या आयड नदी या बेड़च नदी। लंबाई 190 किलोमीटर है। उद्गम गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर। उद्गम से उदय सागर झील तक इस नदी को आयड कहा जाता है, लेकिन उदय सागर झील किसने बनवाई थी, उदय सिंह ने 1564 में बनाई थी, महाराणा उदय सिंह, ठीक है। और उदय सागर झील से निकलने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़च, ठीक है। कि एक तो ये झील, जैसे मैं ये यहाँ पर बना दे रहा हूँ, यहाँ एक कोई झील है, यहाँ से ये आती है, यहाँ पर तो ये नदी है आयड, ठीक है। और जैसे इस झील में मिल गई, इस झील से वापस निकलेगी, तो अब ये है बेड़च, ऐसा है। इस झील का निर्माण 1564 ईस्वी में उदय सिंह ने करवाया था, ठीक है। उदय सिंह जानते हैं कौन था? चलिए, आप महाराणा प्रताप के बारे में बताइए, महाराणा प्रताप का जो जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, और महाराणा प्रताप के बाद शासक कौन बना था, और महाराणा प्रताप के बाद जो भी शासक बना उसके बाद जो शासक बना है वो उदय सिंह है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, इस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी, और इसके बाद त्रिवेणी संगम
यही बिंगोद भीलवाड़ा वाला, बनास बेड़च मेनाल, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में बेड़च से गंभीरी मिल जाती है। इसके बाद इस संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम क्या है, चित्तौड़गढ़, ठीक है, चित्तौड़गढ़। कि इसके बारे में एक कहावत भी है कि गढ़ तो बाकी सब तो गढ़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ऐसा करके कुछ था, मेरे को थोड़ा याद नहीं रहा था ये, कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, ऐसी चित्तौड़गढ़ के बारे में ये कहा जाता है, ठीक है। चलिए, गोसुंडा बांध गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पर अप्पावास गांव में बना हुआ है। अप्पावास गांव चित्तौड़गढ़ में ही है, ठीक है। चलिए, कोठारी नदी आगे दूसरी जो अगली नदी है कोठारी नदी, इस कोठारी नदी पर नंदराय भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। ये मेजा बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई पेपरों में पूछ लिया गया इसको। भीलवाड़ा को जलापूर्ति होती है मेजा बांध की पाल पर। मेजा बांध की पाल को क्या जाता है, कहा जाता है ग्रीन माउंट कहा जाता है, ग्रीन माउंट, हरा पर्वत कहा जाता है इसको, ठीक है। और लंबाई है इसकी 145 किलोमीटर कोठारी नदी की। इसके बाद है परवण नदी। इस नदी के किनारे शेरगढ़ दुर्ग 12, जिसे कोशवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है, बना हुआ है, ठीक है। परवण नदी पर शेरगढ़ अभ्यारण्य भी बना हुआ है। शेरगढ़ नदी परवण नदी जो है वो शेरगढ़ अभ्यारण्य के अंदर से निकलती है। और आपको पता होगा कि 12 जो है 12 वहाँ पर एक जनजाति निवास करती है जिसे कहा जाता है सहरिया, ठीक है, सहरिया जनजाति। अब आप मुझे बताएंगे कि सहरिया जनजाति का कुंभ कहाँ पर लगता है, आप बताइए, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करें। यह जो गंभीर नदी है यह सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के बाद में यूपी में चली जाती है, ठीक है, और यमुना से मिल जाती है। गंभीर नदी घना पक्षी विहार के मध्य से होकर गुजरती है। दूसरी नदी है, ध्यान रखिएगा, पहली कौन सी नदी थी, बाणगंगा, उसके बाद में गंभीर नदी। चलिए, इस नदी पर करौली में मिट्टी से निर्मित राज्य का सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है, ठीक है। पांचना बांध में गंभीर नदी की 5 सहायक नदियाँ अट्टा, भैंसावट, बरखेड़ा, माची, भद्रावती गिरती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए मेज नदी की मैं बात करता हूँ। मेज नदी बुंदी पर है, बुंदी पर इस नदी में इस नदी पर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, पहले हमने कौन सा जलप्रपात पढ़ा था, सूलिया जलप्रपात, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए अन्य नदियाँ इसके उद्गम और नदियों में विलय। पहली तो है कुनेर नदी, ये उद्गम गुणा मध्य प्रदेश से चंबल की करौली की सीमा पर, ठीक है। तो आगे देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, आहू नदी, सुसनेर एमपी, गागरोन झालावाड़, और काली सिंध नदी। काली सिंध, आहू और काली सिंध के जो संगम पर एक दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग, ठीक है। बाकी आप इनको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, सारी की सारी नदियाँ, जैसे निमाज है, आहू है, खारी, मोरेल, काली सिल और डाई नदी है, जो इनको जो भी कुछ होता है ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, जो भी नदियाँ हैं। चलिए, आज हमने काफ़ी नदियों के बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। जो आज हमारा ये जो अपवाह तंत्र है ये कंप्लीट हो चुका है। अपवाह तंत्र जो है ये कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल पूरा हो गया ये अपवाह तंत्र अपना। इसके बाद जो मेरी कक्षा रहेगी वो मैं कक्षा आपको बता दूंगा कि किस टॉपिक पर अपनी कक्षा बनाएंगे, या आप कमेंट में अब मेरे को बता देना कि अगली जो कक्षा रहेगी वो राजस्थान के किस टॉपिक पर बनानी है, ठीक है, या किस विषय पर बनानी है। आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा और मैं इसके बारे में अगली कक्षा को बना दूंगा। विषय मत बताइएगा, टॉपिक बता दीजिएगा कि ये टॉपिक है विषय का, इस विषय का ये टॉपिक है, बाकायदा टॉपिक बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की कक्षा में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए, अध्ययन में व्यस्त रहिए, ठीक है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।